नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। भारत के संविधान में भाग 5 तथा अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल 34 जजेज हैं। कितने? 34 जजेज हैं, जिसमें से एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेज हैं। ठीक है, एक चीफ जस्टिस है, एक और 33 जजेज हैं। भारत में वर्तमान में कुल 34 जजेज हैं टोटल। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय या उनके अधीन उच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं होती हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यायाधीश बनने के लिए उसकी अर्हता, सबसे पहली अर्हता ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 10 साल तक वकील हो तथा राष्ट्रपति से सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। क्या हो? 10 साल तक वकील हो तथा भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश हो। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश हो। लेकिन संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? न्यायाधीशों को दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। कौन कौन सा आधार है? दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ऐसा किस प्रकार से हटाया जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में कौन सी प्रक्रिया का उपबंध करता है? महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कब? राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा कब कर सकता है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। दूसरा, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तथा मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। आगे देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश क्या है। तदर्थ न्यायाधीश, जब किसी कोरम को पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो। कोई कोरम पूर्ण करना है तो अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब कर सकता है? कि जब कोरम पूरा करने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी के तहत किसी उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या होती है?
न्यायालय की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों और संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है और न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतया 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है। फैसले खुले न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं और सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है। ठीक है, ये न्यायालय की प्रक्रिया हुई। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है उच्चतम न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर है तथा संविधान का अभिभावक है। क्या है सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर है तथा संविधान का अभिभावक है। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र तथा शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। ये है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता जो मिली हुई है। उच्चतम न्यायालय को जो भी स्वतंत्रता मिली है, पहले तो वो मूल अधिकारों का गारंटर है, संविधान का अभिभावक है तथा संसद उसको किसी न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती करने का अधिकार संसद को नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकता है बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप के। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। किसकी सुरक्षा? कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या क्या है और क्षेत्राधिकार क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करता है और गारंटर भी है। सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या भी करता है और गारंटर भी है। इसके अलावा परामर्शदात्री और सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने सुप्रीम कोर्ट को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है ऐसा बताया था। ठीक है, कुछ शक्तियां हैं और न्याय क्षेत्रों का वर्गीकरण है सुप्रीम कोर्ट के। जैसे सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का अधिकार प्राप्त है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, कुछ अन्य शक्तियां भी हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है मूल क्षेत्राधिकार क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार कौन कौन से प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। मूल क्षेत्राधिकार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय न्यायालय की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी बात को, चाहे वो केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, तो इन सभी में जो विवाद का निर्णय देता है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। दूसरा है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है और गारंटर भी है। सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर सकता है, आदि पर न्यायादेश जारी करके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला है अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। उच्चतम न्यायालय
अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय कोई फैसला दे दिया है तो उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले यानी कि दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है। दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामले के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं? सबसे पहले उच्चतम न्यायालय संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। एक तो ये हो गया संवैधानिक मामले में। दूसरा है दीवानी मामले में उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है। यदि कोई मामला दीवानी में है तो उसको उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामले के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। ये तीनों मुख्य रूप से अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगला है सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये क्या है? संविधान का अनुच्छेद 143 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार अनुच्छेद 143 में के अंतर्गत दिया गया है। कब राय लेने का अधिकार है? जब सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठ रहा हो। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठ रहा हो तब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है। दूसरा, किसी पूर्व संधि समझौता आदि मामलों में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, कोई पूर्व में संधि हुई है या कोई समझौता हुआ है उसमें विवाद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है। कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय क्यों माना जाता है? उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय माना गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों के जो भी कार्यकारी आदेश होते हैं उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है कि वो आदेश संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक है। यदि वो आदेश असंवैधानिक निकलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन आदेशों को रद्द कर देती है, यानी कि वो आदेश सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यदि वो आदेश असंवैधानिक पाए गए तो सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों को अवैध घोषित कर देती है और सरकार द्वारा उन आदेशों को लागू नहीं किया जा सकता। ये है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अगली कुछ अन्य शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का यदि निपटारा करना है तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करना ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा की शक्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। उच्च न्यायालय के में लंबित पड़े मामलों को मंगवा कर निपटारा कर सकता है। उच्च न्यायालय में जो भी मामले लंबित पड़े हैं उनको मंगवा कर सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी हमने एक तरफ से चर्चा की। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।